जय हिंद साथियों, सभी को राम राम। तो आप सभी जानते हैं कि पीईटी का हमारा एग्ज़ाम जो है 6 और 7 सितंबर को है। इसी को ध्यान में रखते हुए ये हम मॉक टेस्ट लेकर आए हैं और इसमें हम जो है मैराथन डोज के तहत आप सभी को यहाँ पर सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। चाहे वो आपका डीआई हो, चाहे वो आपका हिंदी हो, इंग्लिश हो, चाहे वो आपका जीके हो, कंप्लीट तैयारी मिलेगी। और साथ ही में इसमें आपको करंट अफेयर भी देखने को मिलेगा। यानी आपको यह टोटल जैसे आपका पेपर पूछा जाता है उसी के अकॉर्डिंग यह प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर पहला ही प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने जो है हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना था? तो देखिए, इंद्र को जो उत्तरदायी मानने वाला था वह था सर मार्टिमर हीलर। कौन था? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। सर मार्टिमर हीलर जो था उसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। अगर देखिए क्वेश्चन देखने में किसी तरह की दिक्कत हो तो आप रोटेट स्क्रीन पर देखिए, आपको अच्छा भी दिखेगा और क्वेश्चन बड़ा भी नज़र आएगा। और आगे यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जैन ग्रंथ जैन भिक्षुओं के लिए नियमों का यहाँ पर वर्णन करता है? तो नियमों की बात आई है तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा आचरंग सूत्र। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। दूसरे का आपका राइट हो जाएगा, जैन साहित्य जो है प्राकृतिक एवं संस्कृत भाषा में मिलते हैं। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर आचरंग सूत्र हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। और तीसरा यहाँ पर कह रहा है, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को बड़ा कर देता हूँ। निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख 5वें यवन राज्यों में धर्म प्रचारकों के भेजने का यहाँ पर वर्णन करता है? तो यहाँ पर जो आपका है वो हो जाएगा शिलालेख आपका 13वां। ये रोमन अंक में जो आपका लिखा है यह शिलालेख आपका 13वां हो जाएगा। कौन सा? शिलालेख 13वां जो है यहाँ पर यवन राजाओं को धर्म प्रचारकों के भेजने का वर्णन करता है। तो हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा तीसरे का। चौथा नंबर है, ऋग्वेद में उल्लेखित दशराग युद्ध। कौन सा युद्ध साथियों? दशराग युद्ध किस नदी के तट पर यहाँ पर लड़ा गया? तो यहाँ पर बात करेंगे, ये हो जाएगा आपका परुशनी नदी। परुशनी नदी जिसे पहले क्या कहा जाता था? तो जिसे रावी नदी कहा जाता था। क्या है? अब इसे रावी नदी कहा जाता है और इसे परुशनी नदी पर लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। आइए पाँचवा नंबर देखते हैं, किस मुगल सेना नायक के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि 1665 में पर हस्ताक्षर किए थे? तो पुरंदर की संधि की बात आई है और यह पाँचवा नंबर प्रश्न है। तो जून आपका जो 1665 था कौन था? तो यहाँ पर जून में हुआ था यह पुरंदर की संधि। जून 1665 पर यहाँ पर छत्रपति शिवाजी और मुगलों की तरफ से सेनापति मिर्जा जो राजा जयसिंह थे, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, उनके बीच पुरंदर की संधि हुई थी। और इन संधि पर जो अगर हस्ताक्षर की बात हुई थी तो कुछ सहमति भी बनी थी, जिसमें शिवाजी ने 23 किले, कितने? शिवाजी ने यहाँ पर 23 किले जो है मुगलों के नाम किया था और जो इनमें 12 किले थे वह उन्होंने अपने अधीन रखा था। और यहाँ पर बात करेंगे, शिवाजी के जो पुत्र संभाजी थे वह मुगल दरबार में 5000 का जो मनसब दिया करते थे। और यहाँ पर राजा जयसिंह ने शिवाजी से मुगल दरबार में चलने का अनुरोध किया था और उसकी सुरक्षा का दायित्व अपने ऊपर लिया था। तो यहाँ पर जो है संधि में यह कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो वहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए जयसिंह राइट हो जाएगा। और 5 क्वेश्चन वाला है, आपको यह ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो है क्वेश्चन काफ़ी हद तक आपके रॉन्ग होने के चांस हैं। तो इसी में आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि 5 क्वेश्चन आपके हो सकता है इस बार आपको पीटी में देखने को मिले। तो चलिए देखते हैं। आगे है आपका यहाँ पर 6 नंबर, निम्न अवसरों में से किस एक पर जनगण मन पहली बार गाया गया था? 6 नंबर प्रश्न है। तो जनगण मनगढ़ की बात आई है यहाँ पर साथियों। तो यहाँ पर 6 नंबर का जो हमारा राइट हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 1911 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसी में कांग्रेस कोलकाता अधिवेशन में गया था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो बिशन नारायण थे। कौन थे? यह बिशन नारायण थे। बिशन नारायण ने इसकी अध्यक्षता की थी, जो कि आपका 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। और आगे देखिए 7वां नंबर है, निम्नलिखित में से किन्हें बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है? तो त्रिमूर्ति यानी 3 मूर्ति, यानी 3 लोग यहाँ पर सम्मिलित होंगे। 3 लोग कौन थे? तो देखिए मेहता, तेलंग और तैयब जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 7वें का सी राइट हो जाएगा। जिसमें अगर बात करेंगे इनके फुल फॉर्म की तो फिरोज मेहता, कौन? देखिए फिरोज मेहता, ऑप्शन नंबर सी में फिरोज मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तेलंग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ये त्रिमूर्ति के नाम से जाने जाते हैं। आइए आगे देखते हैं, भारत छोड़ो जो आंदोलन है
उस समय कौन युवा महिला नेत्री अवज्ञा और प्रतिरोध की जो है प्रतीक थी? तो 8वां नंबर है, तो ये थी 8वां नंबर अरुणा आसफ अली। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट होता है साथियों। अरुणा आसिफ अली द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन में जो है सबसे अग्रणी भूमिका निर्वाह करने वाली थी। अवज्ञा और प्रतिरोध की ये प्रतीक युवा नेत्री थी, तो यहाँ पर डी विकल्प राइट हो जाएगा। 9 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला जो अध्यक्ष कौन थी? तो चलिए ऑप्शन एक बार देखते हैं हम। तो हाँ, आपको 5 ऑप्शन ही मिलेगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर आपको अरुणा आसिफ अली दे रखा है, सुचिता कृपलानी है, विजय लक्ष्मी पंडित हैं, एनी बेसेंट है, और ई आप कह रहे हैं इसमें से आपका कोई नहीं है। तो यहाँ पर बात करेंगे आपका यहाँ पे विकल्प नंबर हम डी को जाएंगे, क्योंकि आपके ऑप्शन में कोई भी आपका जो नहीं है। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यहाँ पर बात करेंगे तो 40वां जो अधिवेशन हुआ था, कौन सा साथियों? यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 40वां अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था? डेट की बात करें तो डेट आपकी निकल के आएगी आपका 1925। यह कानपुर में संपन्न हुआ था। कहाँ पर साथियों? कानपुर में यह संपन्न हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो सरोजिनी नायडू थी। कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। सरोजिनी नायडू ने इसकी अध्यक्षता की थी, जो कांग्रेस की अध्यक्ष नियुक्त होने वाली प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तो सरोजिनी नायडू इसमें तो हैं कहीं नहीं, तो इस वजह से हम ऑप्शन नंबर ई लगा देंगे, इनमें से कोई नहीं। सरोजिनी नायडू साथियों यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा, लेकिन विकल्प में आपका नहीं दे रखा ऑप्शन, तो हम ई विकल्प को यहाँ पर करेक्ट करेंगे। आइए आगे 10वां नंबर देते हैं, किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए लॉर्ड इरविन दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। 3 फरवरी बात करेंगे, 3 फरवरी की 3 फरवरी डेट जो निकल के आएगी वह 1928 को आएगी। साइमन कमीशन भारत आया, इसे हम जो है वाइट कमीशन के नाम से भी जानते हैं। इस कमीशन का जो उद्देश्य था भारत में संविधान ढांचे का मूल्यांकन करना। साइमन कमीशन की जो अध्यक्षता में भारतीय संवैधानिक जो है आयोग का गठन हुआ। लॉर्ड इरविन के सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया। इसमें 7 अंग्रेजी सदस्य थे। कितने? 7 अंग्रेजी सदस्य थे। तो हमारा जो ऑप्शन राइट हो जाए साथियों, लॉर्ड इरविन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए हम 11 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 9 डिग्री चैनल कहाँ अवस्थित है? 9 डिग्री चैनल आपका अवस्थित है। तो 11 नंबर प्रश्न है, तो 9 डिग्री चैनल जो आपका है करावती तथा मिनिकॉय के बीच। ऑप्शन नंबर ए राइट होता है यहाँ पर। और यहाँ पर अंडमान और निकोबार द्वीप के समूह बात करेंगे, अंडमान, लघु अंडमान और कारद्वीप जो आपका है 10 डिग्री चैनल है। और 12 नंबर देखिए यहाँ पर कह रहा भूमध्य सागर जलवायु की विशेषता क्या है? भूमध्य सागरीय जलवायु की यहाँ पर विशेषता क्या है? 12 नंबर प्रश्न है। तो देखिए इसकी विशेषता है कि यह उष्ण उष्ण आपका ग्रीष्म ऋतु एवं आर्द्र जाड़े की ऋतु है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होता है कि भूमध्य सागरीय जलवायु जो भूमध्य सागर के आसपास विकसित होती है, और ये जलवायु भूमध्य रेखा के दोनों ओर लगभग 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश से मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 12 का ए विकल्प हमारा राइट होता है। आगे देखिए मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर का जो है आपका उन्नयन आपका कितना होता है? तो ये जो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा 43.0 डिग्री हमारा होता है दोपहर के समय, जो आपका 49 कोण होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होता है। 14 नंबर है, आइए 14 नंबर देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित नदियों में किनके मध्य आपका विष्ट दोआब फैला हुआ है? विष्ट दोआब ये आपका निम्नलिखित नदियों में किनके बीच आपका विष्ट दोआब यहाँ पर फैला हुआ है? तो यहाँ पर बात करेंगे आपका 14 नंबर प्रश्न की, तो ये आपका ब्यास और सतलज, किसके? ब्यास और सतलज के बीच यहाँ पर जो है मैदानी क्षेत्रों में प्रवाहित होने वाली जो आपकी 2 नदियाँ हैं, इनके बीच विस्तृत दोआब आपका फैला हुआ है। जैसे सतलज और ब्यास नदी के बीच दोआब विष्ट आपका दोआब कहलाता है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट होता है। आइए आगे देखते हैं 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा आपका मशीनीकृत खान है? मशीनीकृत खान इसमें से कौन सा है 15 नंबर में? तो यहाँ पर बात करेंगे, देखिए ऑप्शन नंबर डी, देखिए यहाँ पर बैला डीला खान। कौन सा? बैला डीला खान से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। यह छत्तीसगढ़ में स्थित बैला डीला खान से उत्तम कोटि के आपके हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लोह अयस्क का यह यहाँ पर उत्पादन होता है। तो डी विकल्प हम यहाँ पर राइट करेंगे। आगे है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आपका 1935 को किसने दास्ता का एक नया अधिकार पत्र जो है कहा था? तो ये थे कौन? तो जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता का नया अधिकार पत्र और अनैच्छिक
अप्रजातांत्रिक और अराष्ट्रवादी संविधान की संज्ञा दी थी। 17 नंबर है, निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा अनुच्छेद राज्यों को निर्देश करता है कि उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों को सहभागिता से सुनिश्चित करें। तो ये जो आपका हो जाएगा आपका 43 का ए। कौन सा? तो यहाँ पर भारतीय संविधान में भाग के 4 भाग कौन सा है? तो भाग यहाँ पर 4 जो नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 43 के ए में राज्य को निर्देशित करता है और वह उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता को सुनिश्चित करता है। आइए आगे बढ़ते हैं। आपका 18 नंबर क्वेश्चन और कह रहा है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्राधिकार प्राप्त होता है। तो ये जो आपका प्राप्त होता है साथियों भारतीय संविधान से। कहाँ से? ऑप्शन नंबर ए राइट होता है कि जो आपका केंद्र और राज्य सरकारों को भारतीय संविधान से प्राधिकार प्राप्त होता है। भारत का जो संविधान अपने स्वरूप का जो है संघीय है और समस्त शक्तियाँ जैसे विधायी शक्तियाँ, कार्यपालिका शक्तियाँ, वित्तीय केंद्र एवं राज्यों के मध्य आपका विभाजित होता है। ऑप्शन नंबर ए विकल्प यहाँ पर राइट हो जाएगा। 19 नंबर है, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष पर आपका स्थापित किया गया था? तो देखिए यहाँ पर अगर बात करेंगे, यह आपका देखिए कह रहा है कि यहाँ पर आपका ये स्थापित किया गया था 1935 में। कब? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अक्टूबर। कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1935 को। 1 अक्टूबर 1937 को हुई थी। 1 अक्टूबर 1937 को हुई थी, जिसमें एक मुख्यालय न्यायाधीश और 6 न्यायाधीश अधिकतम हो सकते हैं। तो 1937 आपका पहला जो आपका हुआ था, यहाँ पर जो आपका बात करेंगे ये इसके 1935 के अंतर्गत हुई थी, लेकिन हुई थी आपकी 1937 में। तो हम विकल्प लगाएंगे इसमें ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये आपकी हुई थी 1937 में, तो यहाँ पर विकल्प लगाएंगे इनमें से कोई नहीं। आइए आगे देखते हैं 20 नंबर, पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रित निहित होता है। तो 20 नंबर है, तो ये आपका राज्य निर्वाचन आयोग में। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी राइट होता है कि 73वें संविधान संशोधन। कौन सा? 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम आपका 1992 के अधीन प्रत्येक राज्य में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों का चुनाव निष्पक्ष और समय पर करवाने हेतु अलग अलग राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पर जो है डी विकल्प हम राइट करेंगे। आगे है यहाँ पर देखिए, आगे आपका 21 नंबर है, आपका रिंग गेल मेन। कौन सा है? आपका रिगेलमेन स्केल का उपयोग निम्नलिखित घनत्व को मापने में आपका होता है। तो ये घनत्व जो आपका मापने में होता है वो जो आपका होता है धुआं के लिए। किसके लिए? यहाँ पर आपका रिगेलमेन स्केल का प्रयोग धुआं का घनत्व मापने के लिए होता है। इसकी आविष्कार जो फ्रांस के कृषि वैज्ञानिक थे, कौन थे? फ्रांस के एक कृषि वैज्ञानिक थे मैक्समिलन, इन्हीं के द्वारा किया गया था। निकट दृष्टि दोष का इलाज किया जाता है। निकट दृष्टि दोष का इलाज किया जाता है। तो देखिए जब किसी व्यक्ति को निकट की वस्तुएं स्पष्ट और साफ दिखाई देती हैं, तो दूर की वस्तुएं अगर नहीं दिखाई देती हैं, ऐसे दोष को निवारण हेतु दृष्टि दोष कहते हैं। अगर इसकी डॉक्टर से हम अगर इसकी सलाह लें तो दोष के कारण वस्तु को प्रतिबिंब जो है रेटिना पर ना बनकर रेटिना का थोड़ा आगे बनता है। इस दोष को निवारण के लिए सरकार जो है डॉक्टर उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का जो है प्रयोग करने की सलाह देती है। तो अवतल लेंस हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं? क्या आपका कॉनकेव लेंस कहते हैं। आइए आगे देखते हैं, वायुमंडल में निम्न गैस की उपस्थिति के कारण वायु में पीतल फीका पड़ जाता है। तो यह किसके कारण होता है? 23 नंबर में बात करेंगे तो ये होता है आपका हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। किसके कारण? वायुमंडल में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की उपस्थिति के कारण वायु में पीतल का रंग जो है फीका पड़ जाता है। 24 नंबर है, जीव विज्ञान नाम दिया गया है। जीव विज्ञान नाम किसके द्वारा दिया गया है? तो जीव विज्ञान का सर्वप्रथम लैमार्क जो थे, लैमार्क कौन थे? तो फ्रांस के वैज्ञानिक थे। और आपके ट्रूबिनेस एक थे जो कि जर्मनी थे, और उन्होंने 1801 ईस्वी में, कब? 1801 ईस्वी में डार्विन ने उत्तरजीविता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। लिनियस ने दिनाम पद्धति का प्रतिपादन किया था। तो सभी ने यहाँ पर, लिनियस ने किसका किया था? तो लिनियस ने यहाँ पर जो है लिनियस ने दिनाम पद्धति, कौन सी? लिनियस ने यहाँ पर दिनाम पद्धति, और डार्विन जो था डार्विन ने यहाँ पर डार्विन ने उत्तरजीविता, कौन?
तो डार्विन ने उत्तरजीविता का यहाँ पर सिद्धांत दिया था। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर आपका 25 नंबर कह रहा कि पोलियो के टीके की खोज किसने की थी। तो पोलियो के टीके की खोज किसने की थी, तो यहाँ पर अगर बात करेंगे, देखिए जॉन साल्क दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में। कौन, तो जॉन साल्क ने 1952 में, कब, 1952 में पोलियो टीके का जो है इजाफा किया था। वह संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासी थे। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग यहाँ पर दे रखा है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे वह 1929 में इन्होंने पेंसिलिन की खोज की थी। और वह कहाँ के थे, तो ये साथी होते इंग्लैंड के जो है निवासी थे। आइए आगे देखते हैं 26 नंबर, निम्नलिखित में से किस समिति द्वारा भारत में गरीबी के आकलन हेतु पहली बार स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर होने वाले निजी व्यय को यहाँ पर शामिल किया गया था। तो ये जो आपका किया था तेंदुलकर समिति कौन थी, तो भारत में गरीबी के आकलन हेतु पहली बार स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर होने वाले निजी व्यय को भी यहाँ पर शामिल किया गया था। इसकी सिफारिश तेंदुलकर समिति ने 2009 में की थी। कब, 2009 में की थी। आगे है सर्वप्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब हुई थी। अब क्षेत्र ग्रामीण बैंक की बात आई है तो आपका 1975 में। कब, सर्वप्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण की शुरुआत आपका 1975 में हुई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना आपके आरजी कौन थे, तो आपके आरजी जो है सरैया आयोग की जो है सिफारिश पर किया गया था। आइए 28 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा कि भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है लागू हुआ था तो 28 नंबर में। तो यहाँ पर बात करेंगे आपका यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम सितंबर, देखिए कब, सितंबर 2013 में। कब, सितंबर 2013 में जो है भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए देश के आम लोगों को जो है सस्ता मूल्यों पर गुणवत्तापूर्ण खाद्य की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराना है। तो यहाँ अगर बात करेंगे आपका 2013, तो इसमें दे नहीं रखा तो ऑप्शन नंबर ई लगाएंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं। आइए 29 नंबर की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पर 29 नंबर कह रहा है कि भारत में नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम किस वर्ष में शुरू किया गया था। 29 नंबर, तो देखिए यह शुरू किया गया था आपका 2004 में। भारत में नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम 14 नवंबर, कब साथियों, 14 नवंबर आपका 2004 को जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार अधिनियम भारत के 150 सबसे पिछड़े जिलों में संपूर्ण रोजगार योजना के तहत उपलब्ध कराया गया था। आगे कह रहा है मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था डैश डैश का एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो ये है साथियों किसका, तो पूंजीवादी का। किसका, तो मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था पूंजीवादी का एक महत्वपूर्ण पहलू है। मुक्त बाजार ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें माल और सेवाओं की कीमतें खुले बाजार में निर्धारित होती हैं। तो यहाँ पर सी विकल्प हम राइट करेंगे। अगर क्लास पसंद आ रही हो तो एक लाइक प्लीज़ करें। और यहाँ पर अगर क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करें। और चैनल को पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन यहाँ पर प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ सबसे पहले आप तक जाएं। किसी भी नोटिफिकेशन और किसी भी अपडेट से आप वंचित ना हो पाएँ। तो चलिए, और यहाँ पर बात करेंगे एजुकेशन के क्षेत्र में। अगर आप लोग यहाँ पर जो है हमें सपोर्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा देश जो है भविष्य अच्छा रहेगा और अपना देश जो है आपका डेवलपमेंट करेगा। तो एजुकेशन को ज़रूर सपोर्ट कीजिए। तो चलिए आगे देखते हैं। 31 नंबर आपका चपचार कूट कौन सा है। चपचार कूट आपके डैश डैश राज्य का एक त्यौहार है। यह झूम ऑपरेशन के सबसे कठिन कार्य यानी जंगल साफ करने और जलने की अवशेषों को साफ करने का पूरा होने के बाद मार्च के दौरान मनाया जाता है। तो ये जो आपका मनाया जाता है आपका मिजोरम में। कहाँ पर साथियों, चपाचार कूट जो है मिजोरम का राज्य का एक त्यौहार है। यह झूम ऑपरेशन के सबसे कठिन कार्य यानी जंगल साफ करने और जंगल के अवशेषों को साफ करने का पूरे के बाद मार्च के दौरान यह मनाया जाता है। तो आपका मिजोरम यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा विश्व शरणार्थी दिवस हर वर्ष किस तिथि को यहाँ पर मनाया जाता है, शरणार्थी दिवस। तो यहाँ पर बात करेंगे आपका 32 नंबर की। तो ये मनाया जाता है कब, 20 जून को। 20 जून को मनाया जाता है। और बात करेंगे आपका 22 जून को क्या मनाया जाता है। 22 जून को 22 जून को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। कौन सा साथियों, अंतर्राष्ट्रीय विविधता दिवस आपका यहाँ पर 22 जून को मनाया जाता है।
और 17 जून को क्या मनाया जाता है? 17 जून को, तो 17 जून को विश्व मरुस्थलीय यानी सूखा निवारण दिवस आपको लगाना है। सूखा निवारण दिवस आपको जो मनाया जाता है वह 17 जून को। 18 जून को क्या मनाया जाता है? गोवा क्रांति दिवस। कौन सा? गोवा क्रांति दिवस आपका मनाया जाता है। आगे देखिए 33 नंबर, 1948 ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल आपका कहाँ था? 1948 में जो आपका ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल है वह कहाँ पर है? तो यहाँ पर बात करेंगे तो ये जो आपका है लंदन में। कहाँ पर? आपके 1948 का जो ग्रीष्म ओलंपिक खेलों का आयोजन लंदन में हुआ था। इसी ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम मेजबान इंग्लैंड को हराकर गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता था। तो यहाँ पर लंदन में आपका जो हो जाएगा। आगे आपका 34 नंबर, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून की स्थापना इंपीरियल वन अनुसंधान संस्थान के रूप में की गई। किस वर्ष से इसे इंपीरियल वन अनुसंधान संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था? तो यहाँ पर बात करेंगे आपका 1906 में। कौन सा जो डेट निकल के आए साथियों? जो वन अनुसंधान संस्था देहरादून की स्थापना इंपीरियल वन अनुसंधान संस्था के रूप में 1906 में किया गया था। 35 नंबर है, राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है? 35 नंबर है, तो राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक आपका गुजरात में है। कहाँ पर साथियों? यह गुजरात में है। और गुजरात में कौन सी जगह? तो यह आपका नवसारी जिला। कौन सा है साथियों? नवसारी जिला में जो आपका है यह नमक सत्याग्रह स्मारक आपका हुआ है। और यह जो है दांडी में स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2019 में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक को राष्ट्र को समर्पित किया था। भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं? तो यहाँ पर बात करेंगे आपका देखिए भारत के जो कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे टोटल आपके 9। कितने हैं? टोटल 9 हैं। पहले की बात करें तो जैसे में आपका उत्तराखंड है। कौन सा है? इसमें आपका उत्तराखंड है। दूसरा जो बात करेंगे वह आपका हिमाचल प्रदेश है। तीसरे की बात करेंगे तो तीसरा आपका कौन सा है साथियों? तो तीसरा आपका जो है हरियाणा है। कौन सा है? यहाँ पर हरियाणा है। चौथे की बात करेंगे, चौथा जो आपका है साथियों वह राजस्थान है। और पाँचवें की बात करेंगे, पाँचवा आपका कौन सा हो जाएगा? पाँचवा आपका एमपी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। आप छठवां जो आपका हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर छत्तीसगढ़ हो जाएगा। कौन सा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। सातवां जो आपका यहाँ पर हो जाएगा वह झारखंड हो जाएगा। कौन सा? झारखंड हो जाएगा। और लास्ट जो आपका आठवां जो आपका हो जाएगा, कितने हो गए आपका? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। और झारखंड के बाद आपका एक आपका नौवां जो आपका हो जाएगा वह बिहार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। लिखने में मिस्टेक हुई है लगता है। आपका उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, और उसके बाद आपका कौन सा हो गया? हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, और छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, और उसके बाद आपका बिहार हो गया। तो यानी टोटल आपके इसमें दिल्ली सहित एक तो आपका दिल्ली हो जाएगा ना। हाँ आपका एक दिल्ली हो जाएगा। दिल्ली सहित आपको लेना है। टोटल 9 है तो, लेकिन 9 तो इसमें दे नहीं रखा है, तो ऑप्शन नंबर ई लगाएंगे, इनमें से कोई नहीं। आगे देखिए यहाँ पर कनाडा की राजधानी यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कनाडा की राजधानी कौन सी है? तो कनाडा की राजधानी यहाँ पर ओटावा है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। कनाडा की राजधानी आपका साथियों ओटावा है यहाँ पर। और फ्रांस की राजधानी यहाँ पर क्या हो जाएगी? फ्रांस की राजधानी पूछी जाती है, फ्रांस की राजधानी। तो फ्रांस की राजधानी हमारी क्या हो जाएगी? पेरिस हो जाएगी। फ्रांस की राजधानी पेरिस हो जाएगी। और यहाँ पर जो है नॉर्वे की राजधानी क्या हो जाएगी? नॉर्वे की राजधानी आपका जो हो जाएगा यहाँ पर ओस्लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? ओस्लो यहाँ पर हो जाएगा नॉर्वे की राजधानी। और ग्रीस की राजधानी भी पूछा जाता है, ग्रीस की राजधानी। ग्रीस की राजधानी आपकी हो जाएगी एथेंस हो जाएगी। क्या हो जाएगी साथियों? यहाँ पर एथेंस हो जाएगी। तो पाँचों हमारा जो है यहाँ पर क्लियर हो गए। आगे देखिए 38 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और कह रहा है राज्य के मंत्रिपरिषद समूह सामूहिक रूप से इसकी डैश डैश के प्रति जिम्मेदार होते हैं। तो ये जो जिम्मेदार होते हैं विधानसभा के, किसके? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 का जो 2 है। कौन सा? 162 का जो 2 है, इसके अनुसार राज्य के जो मंत्रिपरिषद हैं अपने सभी कार्यों के लिए सामूहिक रूप से राज्य के विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मधुशाला किनकी कृति है? 39 नंबर में है। तो देखिए मधुशाला की बात आई है तो यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन, वहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में है। हरिवंश राय बच्चन इनकी मधुशाला की कृति है। और मैथिली शरण गुप्त की कृति क्या है? तो भारत भारती। कौन सी? भारत भारती। और रविन्द्रनाथ टैगोर की क्या है? तो चित्रगंधा। गीतांजलि, चंड आपका
चंडालिका द गार्डन। और जयशंकर प्रसाद की यहाँ पर क्या है, जयशंकर प्रसाद की आपकी कामायनी, आंसू लहर, ये सब इनकी है। आइए 40 नंबर देखते हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य यंत्र से है। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य यंत्र से है। 40 नंबर। तो देखिए ये आपका तबला से संबंध रखते हैं। तबला जो है उस्ताद जाकिर हुसैन हो जाएंगे। सितार के कौन हो जाएंगे, तो पंडित जयशंकर। कौन हो जाएंगे, पंडित रविशंकर, सॉरी पंडित रविशंकर जी हो जाएंगे, ये हो जाएंगे सितार के। और बांसुरी के कौन हो जाएंगे, तो हरिप्रसाद चौरसिया का नाम आता है। किसका, हरिप्रसाद चौरसिया का यहाँ पर नाम लिया जाता है। और सरोद के कौन हो जाएंगे, तो सरोद के भाई साहब अमजद अली खां हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, अमजद अली खान हो जाएंगे। आगे है आपका, निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी भिन्न है। तो भिन्न निकालने के लिए आपको कितना है, 7/9 है। कितना है, 7/9 है। जब इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट आपका आएगा कितना, 777 आएगा। फिर आपका कितना है, 6/7 है। इसको भाग देंगे 7 को 6 में, तो ये आपका हो जाएगा 0 पॉइंट आपका 857 हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका कितना है, उसके बाद आपका 22/25 है। कितना है साथियों, 22/25 है। इसमें भाग देंगे 25 से भाग 22 में, तो ये आपका भाग तो जाएगा नहीं, 0 दशमलव आपका 8 है, 8 यहाँ पर आ जाएगा। और उसके बाद आपका लास्ट है जो आपका 11/13 है। इसमें भाग देंगे तो ये आपका 13 से जब 11 में भाग देंगे तो 0.84 आ जाएगा। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, तो 0.88 सबसे बड़ी यहाँ पर भिन्न साबित होती है। कौन सी, 0.88 सबसे बड़ी भिन्न साबित होती है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए बी आपका जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा ऑप्शन। आगे देखिए, दिए गए व्यंजकों को यहाँ पर सरल करना है। क्या करना है, दिए गए व्यंजकों को यहाँ पर सरल करना है। तो यहाँ पर व्यंजकों को सरल करना है, तो यहाँ पर बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर 9 है। कितना है, यहाँ पर 9 है, तो आपको 9 को ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद देखिए गुणे का निशान लगाए, गुणा हम लगाएंगे। 0 आपका 9 है, 0.9 है, तो ये आपका हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। दशमलव हटाएंगे जो है 9 के आगे, आप 9 के नीचे आपका यहाँ पर 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 2 अंक पे दशमलव है, तो यहाँ पर आपका 2 जीरो लेंगे। उसके बाद गुणा करेंगे। उसके बाद आपका देखिए 3 अंक पे 0 है, तो नीचे आपका 3 जीरो आएगा, 3 जीरो, यानी 1000 से आपका भाग हो जाएगा। फिर गुणे लगाएंगे। फिर आपका यहाँ पर कितना है, इसको पलट देंगे। क्या करेंगे साथियों, इसको पलट देंगे। जैसे आपका यहाँ पर हमने इसको किया था, इसको भी पलट देंगे। तो ऊपर आपका 10 हो जाएगा, बटे का आपका 3 हो जाएगा। फिर आपका जो क्या करेंगे, फिर आपका 2 अंक पे दशमलव है, तो ऊपर आपका जो है 100 से भाग होगा और नीचे आपका 3 आ जाएगा। फिर आपका ऊपर आपका 1000 हो जाएगा और नीचे आपका जो है 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका हो गया, क्या जाएगा, तो यहाँ पर देखिए जैसे कि यहाँ पर 3 जीरो है। कितना है, यहाँ पर 3 जीरो है, 3 जीरो यहाँ पर काट देंगे। 2 जीरो यहाँ पर है, 2 जीरो यहाँ काट देंगे और 10 से आपका यहाँ पर 10 कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपका बचा कितना, तो यहाँ बचा आपका 9, कितना 4 टाइम आपका 9 बचा हुआ है। 4 टाइम यहाँ पर आपका 9 बचा हुआ है। फिर आपका यहाँ पर कितना बचा हुआ है, 1/3, उसके बाद 1/3, उसके बाद आपका 1/3। तो यहाँ पर देखिए 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, यहाँ से 9 से 9 कट जाएगा। फिर एक 3 से काटेंगे, 3 त्रिक 9, तो 9 9 81, और 81 3 आपका कितना होता है, 81 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 243 होता है। कितना होता है, 243 होता है। 243 हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए सी विकल्प दे रखा है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको जो है अच्छी तरह से समझ आया होगा। आइए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर एक कक्षा की परीक्षा में 5 छात्रों का जो प्राप्तांक है, प्राप्तांकों का जो औसत है वह 39 आपका 20 है। और उनमें 3 के प्राप्तांकों का औसत आपका 41 है। दो आपके शेष 2 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत आपको यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पर बात करेंगे 5 छात्रों का। कितना, 5 छात्रों का जो प्राप्तांक आपका दे रखा है, 5 छात्रों का कितना है, तो यहाँ पर जो है आपका 5 छात्रों का है। तो 39 में सीधे आपको यहाँ पर 39.2 में आपको यहाँ पर 5 से जो है आपको गुणा कर देना है। तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आपका 196 आ जाएगा। कितना, 196 आ जाएगा। उसके बाद 3 छात्रों का दे रखा है। कितना, फिर 3 छात्रों का यहाँ पर दे रखा है। 3 छात्रों का करेंगे, कितना है, 41 है। 41 गुणे 3 कर देंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा, आपका 3 एकम 3 और 4 तियाँ 12, यानी 123 ये आ जाएगा। 123 ये आ जाएगा। अब देखिए शेष 2 छात्रों का जब निकालेंगे, कितना, शेष 2 छात्रों का, कितना, शेष 2 छात्रों का यहाँ पर औसत निकालेंगे।
तो 196 माइनस आपका 123, 123 और छात्र कितने हैं तो 2 हैं, तो 196 में से 123 जाएगा, कितना 196 में से 123 जाएगा और 2 से डिवाइड करेंगे तो साथियों ये आपका आ जाएगा 36.5 आ जाएगा, 36.5 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है हम बिल्कुल राइट कर देंगे। आगे बढ़ते हैं 44 नंबर। 196 में से 123 आप घटा लीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका 36.5 यहाँ पर आ जाएगा। आइए आगे देखते हैं। ए ने दोपहर के 1 बजे जो है 40 किलोमीटर की चाल से जो है यात्रा आरंभ की और बी ने 1:40 बजे उसी स्थान से 50 किलोमीटर की यात्रा जो है उसी दिशा में चलना आरंभ किया। बी को ए तक पहुंचने की कितना मिनट लगेगा। तो यहाँ पर ए की चाल की बात करेंगे। ए की चाल कितनी है, ए की चाल आपका 40 किलोमीटर प्रति आवर है और बी की चाल यहाँ पर कितनी है तो 50 किलोमीटर प्रति आवर है और ए 40 मिनट, अर्थात अगर ए जो है 40 मिनट अर्थात यानी आपका हो जाएगा 40/60 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दूरी बराबर हमारा क्या होता है, डिस्टेंस बराबर हमारा क्या होता है, तो ये आपका होता है आपका समय इंटू आपका स्पीड होता है। क्या होता है, समय इंटू स्पीड होता है। तो 40/60 हो जाएगा और गुणे आपका 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा, 4 चौका 16, यानी 4 चौका 16 ही आपका हो जाएगा। यहाँ पर 1 0 से 1 0 यहाँ पर ख़त्म कर देंगे। 4 चौका 16, 160 बटे का आपका 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब 160 जो है दूरी को तय करेगा। अब ए तक यह पहुँचेगा, कितने तक ए तक पहुँचेगा। अब उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, समय बराबर हमारा क्या होता है, समय यानी टाइम बराबर हमारा होता है डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है, चालों का अंतर। कितना, चालों का अंतर निकालेंगे तो देखिए कितना है 160 है और बटे आपका कितना आया 6 आया है और बटे आपका जो हो जाएगा कितना 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यह पलट जाएगा 160 बटे का 10 आपके ये 10 यहाँ पर जाके जो है गुणा हो जाएगा तो आपका 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो फिर आपका 1 0 से आपका 1 0 कट जाएगा तो 16 बटे आपका 6 आ जाएगा, 16 बटे 6 आ जाएगा। अब इसको जो हमें कितना निकालना है, मिनट में निकालना है। तो यहाँ पर अब कितने 60 से गुणा कर देंगे, कितना 60 से यहाँ पर गुणा कर देंगे। अब देखिए 60 से जब गुणा कर देंगे तो आपका यहाँ पर 6 से काटेंगे इसको तो ये आपका जो है 6 बार में चला जाएगा। 16 छक्का आपका कितना हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर जो है 160 आ जाएगा। कितना, यहाँ पर 160 हो जाएगा। ये आपका 6 दाइम 60, 6 दाइम 60, तो ये आपका 160 यहाँ पर आ जाएगा। कितना, 160 मिनट में जो वह है 160 मिनट में वो पहुँच जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन तो दे नहीं रखा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ई लगाएंगे। यहाँ पर ई लगाएंगे। देखिए क्वेश्चन समझाने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि यहाँ पर स्क्रीन छोटी पड़ जाती है। जैसे ही यहाँ पर हम जो है व्यवस्था डिजिटल बोर्ड की करेंगे तो यहाँ पर हम आपको अच्छी तरह से समझाएंगे। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है। लुधियाना शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष जो है 20% की वृद्धि होती है यदि उसकी वर्तमान संख्या आपकी यहाँ पर 84 और इतना दे रखा है तो 2 वर्षों में जनसंख्या कितनी हो जाएगी। 84 लाख आपका 7,000 यहाँ पर होती है तो 2 वर्षों में जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर बात करेंगे आपका वर्तमान जनसंख्या आपका कितना दे रखा है, आपका प्रेजेंट जनसंख्या इतनी दे रखी है। कितना, आपका 84,07,000 जो आपका दे रखा है वर्तमान संख्या, प्रेजेंट जनसंख्या। तो 2 वर्ष की बात की जा रहा है, 2 वर्ष के बाद यह बात कर रहा है। कितना साथियों, तो 2 वर्ष के बाद यह जनसंख्या की बात कर रहा है। तो जो आपको हो जाएगा 84,07,000। तो एक आपका सूत्र होता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 प्लस आपका 20% की वृद्धि हो जा रही है। आपका यहाँ पर 100 कर देंगे और यहाँ पर जो है आपका समय आपका 2 वर्ष दे रखा है। इसी को सॉल्व करेंगे, हमारा उत्तर जो है आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 84,07,000। अब यहाँ पर देखिए 100 एकम 100, 100 में आपका 120 आ जाएगा। कितना, यह यहाँ पर काट देंगे। देखिए 20 एकम 20 और यहाँ पर 20 25 100, तो 5 एकम 5 आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका तो देखिए यहाँ पर आपका जैसे हमने काटा यहाँ पर 5 एकम 5 और 20 25 आपका 100। तो यहाँ पर देखिए 5 का ऊपर यहाँ भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 एक आपका 6 आ जाएगा और नीचे आपका 5 हो जाएगा और इनके
वर्ग में आपका 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 84,07,000 गुणे 6 का स्क्वायर आपका 36 और 5 का स्क्वायर आपका 25 हो जाएगा। 25 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 25 से भाग इसको दे देंगे, 25 से भाग दे देंगे और उसके बाद यहाँ पर 36 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 12,19,680 आपका निकल के आ जाएगा। आप सभी को काटना तो आता ही होगा। 25 से इसको काटेंगे 84,07,000 को, तो यहाँ पर और 36 से यहाँ पर भाग जो है यहाँ पर गुणा करा देंगे तो आपका 12,19,680 हमारा आ जाएगा। और कहाँ पर है ये? तो यहाँ पर देखिए आपका किस विकल्प में दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिख रहा है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम जो है 46 नंबर की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए एक निश्चित कुल भाषा में यहाँ पर एवॉइड को जो है 85, 395 और आपका मल्टी को यहाँ पर 56, 6, 79 के रूप में लिखा जाता है। उसी कुल भाषा में इवेंट को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए आपको यहाँ पर क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए जैसे आप जानते हैं ए आपका दे रखा है। यहाँ पर ए क्या है? ए है, बी है, ओ है, आई है और डी है। इतना है आपका साथियों। तो ए का आपको, ये तो आपका एक में होता है, इसका अपोजिट ले लेना है। क्या करना है साथियों? आपको अपोजिट ले लेना है। ए का अपोजिट आपको ले लेना है। तो यहाँ पर ए का अपोजिट आपका 26 हो जाएगा और दोनों को यहाँ पर इस तरह से आपको कर देंगे, 2 + 6 कर देंगे, 2 + 6 कर देंगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? यहाँ पर 8 आ जाएगा। उसी प्रकार आपका भी है, भी आपका कितना 22 पे होता है, इसका अपोजिट आपका कितना हो जाएगा? इसका अपोजिट 5 हो जाएगा, इसको हम 5 पे ही ऐसे ही कर देंगे। ओ 15 पे होता है, इसका अपोजिट आपका कितना हो जाएगा? 3 आ जाएगा। इसको भी 2 पार्ट में हम तोड़ देंगे, 2 पार्ट में तोड़ देंगे। इसको भी जी जो ओ हमारा किस पे आता है? तो यहाँ पर 15 पे आता है, इसको 2 पार्ट में तोड़ देंगे, 1 + 3 भी कर देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 + 2 आपका आएगा, सॉरी 1 + 2 आएगा, यानी तीसरे पे आएगा अपोजिट पे, तो आपका 3 हो जाएगा। सेम इसी तरीके से यहाँ पर देखिए आई हमारा कितने पे आता है? 9 पे आता है। इसका अपोजिट लेंगे, इसका अपोजिट आपका 9 होता है तो आपका 18। देखिए आई हमारा 9 होता है, प्लेस वैल्यू आपका जो लेंगे इसका तो 1 प्लस आपका 18 होता है। 18 को 1 + 8 करेंगे तो आपका 9 आ जाएगा। उसी तरह देखिए कुछ नहीं करना है, विपरीत अक्षर क्रम को यहाँ पर जोड़ देना है, विपरीत अक्षर क्रम को जोड़ देना है। उसी तरह के देखिए इवेंट दे रखा है, ई है, बी है, ई है और एन है, उसके बाद टी है। थोड़ा मैं कलर चेंज कर लूँ, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ई आपका जो आता है साथियों आपका 5 पे आता है, ई आपका 5 पे आता है। इसका अपोजिट लेंगे, इसका अपोजिट आपका 22 आ जाएगा। दोनों को इस तरीके से तोड़ देंगे तो आपका 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बी हमारे यहीं पर 22 होता है, इसका अपोजिट लेंगे तो इसका अपोजिट आपका कितना आ जाएगा? 5 आएगा और इसको हम जो है इसी तरीके से 5 आपको नीचे उतार देंगे, 45 आ जाएगा। फिर देखिए ई, फिर आपका ई जो आपका आता है 5 पे आता है, इसका अपोजिट अभी हमने यहाँ पर 22 को जोड़ा है तो आपका 4 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 ही आ जाएगा। 454, 454 देखिए एक ही में है, बाकी ऑप्शन हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, डी ऑप्शन में है तो यहाँ डी ऑप्शन जो है हम राइट कर देंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आएगा होगा। बस आपको विपरीत अक्षर का है यहाँ पर चुनाव करना है और उसी को जो है यहाँ पर तोड़कर जोड़ देना है। आइए आगे देखते हैं। 4 जो है समूह यहाँ पर दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरीके से संगत हैं और एक असंगत है। उसी असंगत के यहाँ पर आपको चयन करना है। तो अगर देखिए के आपका है, कितना है? के है, उसके बाद आपका एन है, के है, एन है, उसके बाद एफ है। तो के यहाँ पर 11 पे होता है, एन यहाँ पर साथियों 14 पे होता है, एफ हमारा कितने पे होता है? 6 पे होता है, 6 पे होता है। तो यहाँ पर देखिए के से अगर हम 14 तक जाएँ तो हमें 3 तक चलना पड़ेगा, 3 तक चलना पड़ेगा, 3 का डिफरेंट आएगा। और उसी प्रकार 14, 8 6 14, यहाँ पर माइनस आपका 8 आएगा, माइनस 8 आएगा। ये तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। उसके बाद आपका यू है, उसके बाद एक्स है, उसके बाद आपका क्यू है। तो प्लेस वैल्यू लिखते हैं, यू की प्लेस वैल्यू 17 और एक्स की 24, उसी प्रकार फिर आपका क्यू का 17। तो यहाँ पर देखिए 17 से अगर हम 24 तक जाएँ, कितना? 17 से 24 तक जाएँ तो हमें कितना चलना पड़ेगा? तो 3 चलना पड़ेगा ना। हाँ 17 ये नहीं सॉरी, यहाँ पर यूँ आपका 21 पे होता है, यूँ आपका 21 पे होता है। तो यहाँ पर हमें 3 चलना पड़ेगा। फिर 24 से 17 के लिए हमें कितना करना पड़ेगा? माइनस का 7 करना पड़ेगा, माइनस का 7 करना पड़ेगा। फिर अब देखिए आपका कितना है, यहाँ पर पी है, एस है, उसके बाद एल है। तो पी हमारा जो होता है वह 16 पे होता है, एस हमारा 19 पे होता है, एल हमारा 12 पे होता है। तो देखिए यहाँ भी 16 3 आपका 19 होता है
और 19 से अगर 12 जाएंगे तो आपको माइनस का 7 जाना पड़ेगा। तो इसमें भी माइनस का 7 आएगा, इसमें भी माइनस का 7, इसमें भी माइनस का 7 है। लेकिन इसमें आपको माइनस का 8 देखना पड़ेगा। माइनस आपका ऑप्शन नंबर ए में आपका जो है यहाँ पर आपका असंगत हो जाएगा। यहाँ पर पैटर्न क्या चल रहा है, पहले में आपका जो है पहले ए में आपका जो है +3 का पैटर्न चल रहा है, उसके बाद -8 का पैटर्न चल रहा है। लेकिन जैसे ही आपको बी में जाएंगे, बी में आपको यहाँ पर +3 देखने को तो मिलेगा, लेकिन -7 मिलेगा। फिर आपको सी में आपको क्या देखने को मिलेगा, सी में आपको +3 देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ भी -7 देखने को मिलेगा। उसी प्रकार डी में जाएंगे तो यहाँ भी +3 देखने को मिलेगा और -7 देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपके असंगत का चयन करने को कह रहा था, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है इसमें बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर +3 -8 हो रहा है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब देखिए यहाँ पर राहुल का जो जन्म है किसका साथियों, राहुल का। यहाँ पर राहुल का जो जन्म है वह 10 जून 1992 को हुआ था। उसका जन्म सप्ताह के किस दिन हुआ था। तो देखिए यहाँ पर आपको एक कोड याद रखना है। जैसे यहाँ पर हम निकालेंगे, जैसे आपका दिनांक यानी आपका डे प्लस आपका क्या आता है, मंथली कोड आता है। क्या आता है, मंथली कोड आता है। फिर आपका यहाँ पर ईयर आता है, उसके बाद आपका लीप ईयर आता है। लीप ईयर के बाद आपका क्या आता है, शताब्दी कोड यहाँ पर जो है डालना होता है। और सबके बटे हम क्या कर देते हैं, 7 कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिन कितना है, तो 10 है। महीना कौन सा है, महीना आपका 5वां यानी जून है। फिर आपका यहाँ पर देखिए 1992 है, तो यहाँ पर ईयर कितना है, 1992 है। 92 का हम लास्ट 2 ले लेंगे। उसके बाद लीप ईयर आप निकालेंगे तो लीप ईयर आपका 23 आ जाएगा। और शताब्दी आपका यहाँ पर 0 कर देंगे, शताब्दी 0 कर देंगे और सबको 7 से भाग दे देंगे। तो इनको जोड़ेंगे 23, 92, 5 और 10 को जोड़ेंगे तो 130 आ जाएगा। 130 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7, 4 दिन यहाँ शेष बचेगा। कितना, 4 दिन शेष बचेगा। तो 4 दिन जो आपका शेष बचेगा वह इसका मतलब आपका बुधवार आएगा। कौन सा, बुधवार आपका आएगा। तो यहाँ पर आपका संडे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे यानी 4th आपका बुधवार को जो है इसका जो है जन्म आपका हुआ था। जन्म जो आपका सप्ताह आपको बुधवार आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए गीता का परिचय कराते हुए भानु कहता है वह मेरी नानी दादी की इकलौती पुत्री है। भानु का जो है गीता से क्या संबंध है, निम्नलिखित विकल्पों में आपको चुनना है। तो भानु यहाँ पर कह रहा है, कौन साथियों कह रहा है, भानु कह रहा है, भानु कह रहा है गीता के बारे में। किसके, गीता के बारे में कह रहा है कि गीता का परिचय कराते हुए भानु कहता है वह मेरी नानी के, किसकी, इसकी नानी के, यानी इधर इसकी माँ हो जाएगी, इसकी नानी के, इसके नानी की बात कर रहा है। तो कह रहा है कि इकलौती जो है यहाँ पर पुत्र की पुत्री है। तो क्या हो जाएगी, वह जो गीता का वह क्या हो जाएगी, भाई हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी राइट हम यहाँ पर कर देंगे। आइए देखिए कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन कह रहा है सभी पलंग यहाँ पर चारपाई हैं। क्या कह रहा है यहाँ पर, सभी पलंग यहाँ पर देखिए, सभी पलंग यहाँ पर क्या है, सभी पलंग यहाँ पर क्या है, तो चारपाई हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है साथियों कि सभी पलंग जो है यहाँ पर चारपाई है। क्या है, तो सभी पलंग यहाँ पर चारपाई है। फिर कह रहा है क्या कि सभी सोफ़ा पलंग हैं। सभी सोफ़ा यहाँ पर देखिए इसके अंदर हम सोफ़ा बना देंगे, सोफ़ा, सभी सोफ़ा क्या है यहाँ पर, सभी सोफ़ा यहाँ पर जो है पलंग है। तो चलिए अब निष्कर्ष देखते हैं। कह रहा है सभी सोफ़ा चारपाई है, सभी सोफ़ा चारपाई है। तो सोफ़ा जो है आपका चारपाई के अंदर आ रहा है, तो ये आपका पहला निष्कर्ष यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कुछ पलंग यहाँ पर सोफ़ा है, तो कुछ पलंग आपका यहाँ पर है और सोफ़ा आपका इसके अंदर है, तो ये भी सही हो जाएगा। यहाँ कौन सा, ये भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम ऑप्शन लेंगे कि आपका निष्कर्ष पहला और दूसरा दोनों अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर सी विकल्प यहाँ पर हमारा साथियों बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए अब देखिए यहाँ पर आपको एक कंपैरिजन दे रखा है। कह रहा रीड द गिवन पैसेज, कह रहा रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट बिलो, यानी दिए गए गद्यांश को पढ़िए और उसके बाद पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। कह रहा है फॉर मी ट्रीज हैव ऑलवेज बीन द मोस्ट आपका पेंटेटिंग अपार्चेज आई रेवर देम बी दे लाइव इन द ट्राइबेस एंड आपका फैमिलीज ऑफ फॉरेस्ट एंड गेप्स एंड इवन मोर आई रेवर देन वेन द स्टैंड एलोन।
दे आर लाइक लवली लोनली पर्सन्स नॉट लाइक आपका हरमाइड क्या है हरमाइड हु हैव स्टोलन अवे आउट ऑफ द सम वीकनेस बट लाइक ग्रेट आपका सोलेटरी मैन लाइक आपका बीटहोवेन एंड नेटलाइज इन देयर आपका हाईएस्ट आपका बॉब्स द वर्ल्ड रूटलेस देयर रूट्स रेस द अपने आपका इन्फिनिटी बट दे डू नॉट लूज आपका देमलेस देयर दे स्ट्रगल विथ ऑल द फोर्स ऑफ। यानी यह कह रहा है कि इसका मैं हिंदी अनुवाद करता हूँ। कह रहा है कि मेरे लिए पेड़ हमेशा सबसे प्रभावशाली उपदेशक रहे हैं। मैं उनका सम्मान करता हूँ जब वह झुंडों और परिवारों में जंगलों और उपवनों में रहते हैं, और उनका और भी अधिक सम्मान करता हूँ। वह अकेले खड़े हैं और वह अकेले ही व्यक्ति की तरह होते हैं, ऐसे सन्यासियों की तरह नहीं जो किसी कमजोरी के कारण दुनिया से दूर हों, बल्कि महान एकांत प्रिय पुरुषों की तरह। आपका क्या है बीथोवेन और आपका निस्से उनकी सबसे ऊंची डालियों में संसार की सरसराहट गूंजती है। उनकी जड़ें अनंत में टिकी हैं, परंतु वह खो नहीं जाते, वह अपनी पूरी शक्ति के साथ संघर्ष करते हैं। और चलिए आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं यहाँ पूरा आपका इसका मैंने गद्यांश कर दिया। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है बीच द फ्लोविंग लेवल्स मस्ट अब आपका अप्रोसिएटेड अथर ऑफ गिवन पैसेज। यानी ये कह रहा है गद्यांश में लिखा है व्हेन आर ट्रीज यानी यहाँ पर आपका 51 है। कह रहा लेखक पेड़ों के प्रति गहरी श्रद्धा और प्रेम व्यक्त कर रहा है, उनके प्रकृति की प्रेरणा स्रोत मानता है। इसका मतलब है कि वो पर्यावरण के प्रति उत्साह है। तो यहाँ पर हो जाएगा इन्वायरमेंट आपका एथॉरिटी ऑप्शन नंबर डी। यानी यहाँ पर लेखक पेड़ों के प्रति आपकी जो है गहरी श्रद्धा रखता है और वह प्रकृति की प्रेरणा स्रोत मानता है, इसलिए मतलब है कि वह पर्यावरण के प्रति उत्साहित है। यहाँ पर डी ऑप्शन हम राइट कर देंगे। 52 नंबर है। कह रहा है कि वेयर कैन आई रीड द कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ द ट्री। यानी यह कह रहा है कि पेड़ का इतिहास उसके तने में दिखाई देता है और उसे काटा जाता है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑन द ट्रंक विच इज द कट डाउन। आगे है 53 नंबर। 53 नंबर कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोसिएटेड मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम इन द निक ऑफ टाइम। क्या कह रहा है इन द निक ऑफ टाइम। तो अर्थात कह रहा है कि समय आखिरी क्षण है। क्या कह रहा है आखिरी क्षण। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या तो एट लास्ट पॉसिबल मोमेंट। क्या हो जाएगा यहाँ पर एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, यानी उसका अर्थ होता है आखिरी क्षण में। 54 नंबर है। 54 नंबर यहाँ पे कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोसिएटेड सिनोनिम्स ऑफ द। यहाँ पर गॉडी दे रखा है। क्या दे रखा है यहाँ पर गॉडी दे रखा है। तो यहाँ पर इसका समानार्थी आपका क्या होता है, यानी यहाँ पर चटकदार या आपका भड़कीला, या आपका यहाँ पर हो जाएगा क्या इसका अर्थ होता है चटकीला। यहाँ पर होता है चटकीला। चटकीला इसका समानार्थी शब्द आपका हो जाएगा क्या तो फ्लैशी। ऑप्शन नंबर सी आपका फ्लैशी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी फ्लैशी राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसको आपको यहाँ पर जो है ब्लिंक्स खाली जगह दे रखा है, इसको आपको यहाँ पर लगाना है। कह रहा है कि इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका 2 डजन पीपुल डैश डैश ड्यू द प्रजेंट कोल्ड वेव। यानी कह रहा है कि यह वर्तमान समय की घटना में कोल्ड वेव अभी चल रही, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट पॉसिटिव टेंस का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे हैव बीन किल्ड। क्या हो रहा है यहाँ पर हैव बीन किल्ड। यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर ए राइट लगाएंगे। तो चलिए आपका यहाँ पर इंग्लिश समाप्त होता है। अब हम हिंदी जो है यहाँ पर देखेंगे। कह रहा निम्न संधि का कौन सा युग्म यहाँ पर गलत है, कौन सा संधि विच्छेद यहाँ पर जो है हमारा गलत है 56 में। तो आपका अनुदित दे रखा है। क्या दे रखा है अनुदित का आपका क्या सही दिख रहा है अनुदित का देखिए अनुदित का आपका यह भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर अगर कह रहा है कि युग्म गलत दे रखा है, देखिए आपका कह रहा है कि 56 में, तो एक मिनट 56 है ना। तो यहाँ पर देखिए दिए गए विकल्पों में आपका अनुदित आपका सही दिख रहा है। क्या है अनुदित, अनुदित क्या सही है। तो यहाँ पर देखिए अब आपका अभिनिद्र भी सही दे रखा है, लेकिन यहाँ पर देखिए सी विकल्प श्रद्धानंद क्या है श्रद्धानंद का यहाँ पर जो है आपको गलत दिखने को मिला है। किसका श्रद्धानंद का। श्रद्धानंद का अगर हम करें तो क्या निकलेगा साथियों श्रद्धा प्लस आपका आनंद निकलेगा। क्या निकलेगा यहाँ पर श्रद्धा प्लस आपका आनंद।
श्रद्धा प्लस आपका आनंद है, आपका इस तरीके से आपका हो जाए। तो यहाँ पर जो है आपका युग में जो गलत है ऑप्शन नंबर सी विकल्प यहाँ पर जो है गलत हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं आपका 57 नंबर। कह रहा कि बिग का विलोम कौन सा होगा। यहाँ पर बिग का विलोम, तो यहाँ पर बिग का विलोम आपका क्या हो जाएगा, अग हो जाएगा। बिग का आपका अग यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अग हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द आपको चुनना है, स्त्रीलिंग। तो 58 में तो आपका देखिए, आपका चारों शब्द आपके जैसे धुआं, भत्ता, धावा और कार, ये सब पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए आपके ये सब पुल्लिंग है, यह सब आपको पुल्लिंग देखने को मिल रहा है। इसमें आपका धुआं, कार्य, भत्ता, धावा, ये सब पुल्लिंग है। तो यहाँ पर ई लगाना है, इनमें से कोई आपका स्त्रीलिंग नहीं है। आइए आपका 59 देखते हैं। कह रहा है कि जिसे बुलावा ना गया हो, जिसे बुलावा ना गया हो ऐसे के लिए प्रयुक्त होने वाला एक वाक्य आपको वाला शब्द बताना है। तो देखिए यहाँ पर जिसे बुलाया ना गया हो ऐसे के लिए आपका अनाहुत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उसे अनाहुत हो जाएगा। और जिसे क्या हो गया, जिसका कोई आने की तिथि ना हो उसे हम अतिथि कहते हैं। मुगल बादशाह शाहजहाँ ने किस कवि को महाकवि का यहाँ पर पदवी दी है 60 नंबर में। तो देखिए यहाँ पर मुगल बादशाह ने कवि सुंदरदास को किसे, कवि सुंदरदास को, सुंदरदास को यहाँ पर महाकवि का यहाँ पर उपाधि दी है। तो सुंदरदास तो इसमें है नहीं, तो ऑप्शन नंबर ई लगाएंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं। आगे देखिए, निम्नलिखित गद्यांश को आपको पढ़ना है और पढ़कर प्रश्न के उत्तर देना है, यानी 61 से 65 तक। अगर आप गद्यांश सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आपको 4 नंबर आपके फिक्स हैं। चलिए गद्यांश पढ़ते हैं। कह रहा मेरे एक मित्र हैं बड़े विद्वान, स्पष्टवादी और नीतिवान। वह इस राज्य के प्रति बहुत प्रतिष्ठित नागरिक हैं। उनसे मिलने से सदा नई स्फूर्ति मिलती है। यद्यपि वह अवस्था में मुझसे छोटे हैं तथापि मुझे सदा सम्मान देते हैं। इस देश में यह एक अच्छी बात है कि सभी प्रकार से हीन होकर भी यदि कोई उम्र में बड़ा हो तो थोड़ा सा आदर पा ही जाता है। मैं भी पा जाता हूँ। मेरे इस मित्र की शिकायत थी कि देश की दुर्दशा देखते हुए भी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, अर्थात इस दुर्दशा के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उनकी भर्त्सना नहीं कर रहा हूँ। यह एक भयंकर अपराध है। कौरवों की सभा में भीष्म ने द्रौपदी का भयंकर अपमान देखकर भी जिस प्रकार मौन धारण किया था वैसे ही कुछ मैं और मेरे जैसे कुछ अन्य साहित्यकार चुप्पी साधे हैं। भविष्य उसी तरह क्षमा नहीं करेगा जिस तरह भीष्म पिता को क्षमा नहीं किया गया। मैं थोड़ी देर तक आपका अभिभूत होकर सुनता रहा और मन में पाप बोध का भी एहसास हुआ। सोचता रहा कुछ करना चाहिए, नहीं तो जो है भविष्य क्षमा नहीं करेगा, वर्तमान ही कौन क्षमा कर रहा है। काफ़ी देर तक मैं परेशान रहा। चुपचाप रहना ठीक नहीं, कमबख्त भविष्य कभी माफ़ नहीं करेगा, उसकी सीमा भी तो कोई नहीं। 5000 वर्ष बीत गए, अब तक बेचारे भीष्म पिता को क्षमा नहीं किया गया। भविष्य विकट आपका आयसूर। कुछ देर बाद भ्रम दूर हुआ, मैं भीष्म नहीं हूँ और हिंदी में लिखने वाला कोई भीष्म हो जाता है तो भी मुझे कौन पूछता। बहुत ज्ञानी गुणी भरे पड़े हैं मुझसे, अवस्था में, ज्ञान में, प्रतिभा में बहुत आगे। मुझे कोई डर नहीं है। भविष्य नामक आपका महादुरंत अज्ञात मुझे किसी गिनती में लेने वाले नहीं हैं। डरना हो तो वह लोग डरें जिनकी गिनती हो सकती है। तुम क्यों घबराते हो मनसाराम, तुम न 3 में न 13 में बड़ी राहत मिली है आपका यथार्थ बोध से। आइए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर आपको प्रश्न दे रखा है, कह रहा है न 3 में न 13 में मुहावरे का यहाँ पर अर्थ कौन सा ठीक लगता है। तो यहाँ पर मुहावरा को आपका देखिए, न 3 में न 13 मुहावरे का अर्थ होता है किसी में गिनती में ना आना। क्या है, तो किसी गिनती में आना, तो किसी गिनती में आना। तो यहाँ पर देखिए विकल्प नंबर डी राइट हो जाएगा। और यहाँ कह रहा है भर्त्सना का क्या जो है तात्पर्य यहाँ पर है। तो भर्त्सना जो है इसका तात्पर्य होता है निंदा और तिरस्कार। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे देखिए, लेखक की परेशानी का कारण क्या था। लेखक की परेशानी का कारण यहाँ पर क्या था, तो लेखक और उसके जैसे साहित्यकार को भविष्य कभी क्षमा नहीं करेगा, जैसे भीष्म को आज तक क्षमा नहीं किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे देखिए,
64 नंबर, भीष्म पिता को क्षमा क्यों नहीं किया गया? भीष्म पिता को क्षमा क्यों नहीं किया गया? तो देखिए, कौरवों की सभा में भीष्म ने द्रौपदी का भयंकर अपमान देखकर भी मौन धारण किया था, तो इसी वजह से भीष्म को यहाँ पर क्षमा नहीं किया गया। लेखक को किस यथार्थ बोध से राहत मिली है? ये लेखक को किस यथार्थ बोध से राहत मिली है? तो देखिए, लेखक भीष्म नहीं थे और उनकी अवस्था में ज्ञान में प्रतिभा बहुत आगे, बहुत ही ज्ञानी गुणी लोग भरे पड़े हैं। उनको भविष्य नामक पदुरांत जंतु से डरना चाहिए। तो यहाँ पर डी विकल्प हमारा राइट हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। फिर आपको एक गद्यांश दे रखा है, कह रहा गद्यांश को पढ़कर प्रश्न के जो है उत्तर दीजिए 66 से 70 तक। हमारे बालकाल के संस्कारी जीवन के ध्येय निर्धारित करते हैं। यदि शैशव में हमारी संतान ऐसी व्यक्ति की छाया में ज्ञान प्राप्त करेगी जिससे चरित्र तथा सिद्धांत की विशेषता नहीं है, जिनमें आपका जो संस्कार जनित अनेक दोष हैं, तो फिर उनके चरित्र पर भी उसी का छाप पड़ेगी और भविष्य में उनके ध्येय भी उसी के अनुसार आपका स्वार्थमय अस्थिर होंगे। शिक्षा का एक ऐसी कर्तव्य नहीं है जो किसी वस्तु को प्रथम पृष्ठ से अंतिम पृष्ठ तक पढ़ने से पूर्ण हो जाती हो, वरन वह एक ऐसा कर्तव्य है जिसकी परिधि सारे जीवन को घेरे हुए और पुस्तक के ऐसे सांचे हैं जिनमें ढालकर उसे सुडौल बनाया जा सकता है। आत्मनिर्भरता का अर्थ होता है अपने ऊपर निर्भर रहना। जो व्यक्ति दूसरे के मुँह को नहीं ताकते हुए आत्मनिर्भर होते हैं, वस्तुतः आत्मविश्वास के बल पर कार्य करते रहना आत्मनिर्भरता है। आत्मनिर्भरता का अर्थ होता है समाज, निज तथा राष्ट्र की आवश्यकताओं को पूर्ति करना। व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र में आत्मविश्वास की भावना आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। स्वावलंबन जीवन के सफलता की पहली सीढ़ी है। सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की स्वावलंबी अवश्य होना चाहिए। स्वावलंबन व्यक्ति समाज और राष्ट्र के जीवन में सर्वगणीय सफलता प्राप्त की। और आपका यहाँ पर महामंत्र है, स्वावलंबन जीवन के अमूल्य आभूषण है, वीरों तथा कर्मयोगियों का इष्ट देव है, सर्वगुण उन्नति का आधार है। जब व्यक्ति स्वावलंबी होगा, उसमें आत्मनिर्भरता होगी, तो ऐसा कोई कार्य नहीं जिसे वह ना कर सके। स्वावलंबी मनुष्य के सामने कोई भी कार्य आ जाए, वह अपने दृढ़ विश्वास से, अपने आत्मबल से उसे अवश्य ही पूर्ण कर लेगा। स्वावलंबी मनुष्य जीवन में कभी भी असफलता का मुंह नहीं देखता, वह जीवन के इस क्षेत्र में निरंतर कामयाब होता जाता है। सफलता तो स्वावलंबी मनुष्य की उदासी बनकर रहती है। जिस व्यक्ति का स्वयं अपने आप पर विश्वास नहीं है, वह भला क्या कर पाएगा। परंतु इसके विपरीत जिस व्यक्ति में आत्मनिर्भरता होगी, वह कभी किसी के सामने नहीं झुकेगा। वह जो करेगा सोच समझकर धैर्य से करेगा। मनुष्य सबसे बड़ी कभी स्वावलंबन का ना होना, सबसे बड़ा गुण भी मनुष्य की आत्मनिर्भरता से ही है। चलिए, अब ये तो हमारा गद्यांश हो गया। अभी तक आपने एक गद्यांश देखा, अब इसका भी हम गद्यांश को जल्दी से उत्तर देख लेते हैं। कह रहा सर्वगुण सफलता प्राप्ति का महामंत्र लेखक के अनुसार क्या है? तो देखिए, ये है जो आपका आत्मनिर्भरता और आत्मबल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी विकल्प हमारा बिल्कुल राइट होता है। आगे देखिए, स्वार्थमय तथा अस्थिर शब्दों के विलोम रूप क्रमशः किस प्रकार हैं? तो स्वार्थमय तथा अस्थिर शब्दों का विलोम रूप क्रमशः किस विकल्प में है? तो यहाँ पर बात करेंगे आपका निस्वार्थ और गतिहीन, ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो बिल्कुल कार्य यहाँ पर जो है आपका स्वार्थमय तथा अस्थिर शब्दों का विलोम निस्वार्थ और गतिहीन हो जाएगा। आगे देखिए, आगे यहाँ पर कह रहा है कि सफलता, कार्य और आत्मनिर्भरता शब्दों के लिंग क्रमशः हैं। तो यहाँ पर 68 में बात करेंगे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और क्या है ये आत्मनिर्भरता शब्दों के लिए क्रमशः क्या है? तो ये जो आपको हो जाएंगे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। यहाँ पर सी विकल्प हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। जैसे सफलता हो गया स्त्रीलिंग, कार्य हो गया पुल्लिंग और यहाँ पर आत्मनिर्भरता आपका स्त्रीलिंग। यहाँ पर सी विकल्प हम राइट करेंगे। आइए आगे देखते हैं 69 नंबर, जीवन की सफलता की पहली सीढ़ी कौन सी है? जीवन की सफलता की पहली सीढ़ी यहाँ पर क्या है? तो ये है आत्मनिर्भर बनना। आप आत्मनिर्भर बनेंगे, खुद स्टडी करेंगे और रोज़ टेस्ट लगाएंगे, तो आप जो है आत्मनिर्भर बनेंगे और सफलता के मार्ग पर आप जो है अग्रणी सबसे रहेंगे। आइए देखिए 70 नंबर, शैशव में शिक्षा का बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए, शिक्षकों के जो चरित्र हैं, गुण दोष हैं, वह सहज ही बच्चों में आ जाते हैं। तो विकल्प बी, जैसे संगत वैसे हमारे
जैसे आप संगत करेंगे वैसे आपका नतीजा ही निकलेगा। तो इसी वजह से बी विकल्प राइट हो जाएगा। कहते हैं ना, संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात, यहाँ पर बी विकल्प हमारा राइट हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। और आपका 70 से 71 नंबर कह रहा है, दिए गए पाई चार्ट का 5 विभिन्न खेलों में नामांकित विद्यार्थियों के प्रतिशत को निरूपित करता है। विद्यार्थियों की कुल संख्या आपकी 2800 दे रखा है। कितना विद्यार्थियों के यहाँ पर कुल जनसंख्या यहाँ पर 2800 दे रखा है। कह रहा है कि हॉकी और टेनिस, कितना हॉकी और टेनिस, तो हॉकी में देखिए कितने हैं, हॉकी कहाँ पर है, तो हॉकी में कितने हैं, हॉकी में आपके 26% हैं। कितना है साथियों, हॉकी में आपके 26% हैं। प्लस आपके टेनिस, कितना, प्लस आपका टेनिस, टेनिस में कितने हैं, देखिए हॉकी में 26 हो गए और टेनिस में आपके 14 हैं। कितना है, टेनिस में आपके 14 हैं। कह रहा है कि विद्यार्थियों की औसत ज्ञात करना है। क्या करना है, औसत ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए 2 लोग हैं, कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। तो 26 आपका कितना हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा और हासिल का 1 आ जाएगा, 2 1 3 आपका 40 आ जाएगा, बटे का 2 कर देंगे। कितना, 2 आपका है ना। यहाँ पर औसत निकालना है तो देखिए औसत बराबर होता है कुल संख्या, कितना होता है आपका कुल संख्या और बटे कुल योग बटे आपका जो है जो आपका कुल संख्या। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 40, आपको कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 20%। 20% यहाँ पर हो जाएगा। तो विद्यार्थियों का औसत निकालेंगे। टोटल विद्यार्थी कितने, 2800, कितने टोटल विद्यार्थी यहाँ पर 2800 हैं और हमारा औसत कितना निकल के आया है, 20% आया है। और टोटल आपका जो, अगर इसे आप देखेंगे तो खुद में आपका 100% होता है। कितना, खुद आपका जो पूरा आपका ये जो होता है ग्राफ, इसका जो आपका पूरा होता है 100, आप इसको जोड़ेंगे 26 25 12 14 23, तो आपका पूरा मिला के आपका 100% होता है। तो 100 से यहाँ पर जो है हम जो है गुणा कर देंगे और तो देखिए भाग दे देंगे। तो 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो काट देंगे, 20 का 28 में गुणा कर देंगे, 20 का 28 में गुणा कर देंगे। तो आपका देखिए ये आपका कितना आ जाएगा, आपका 560 आ जाएगा। क्या 560 है, तो ऑप्शन नंबर ए विकल्प यहाँ पर राइट हो जाएगा। बस आपको करना क्या है, देखिए जैसे यहाँ पर आपका किसका दे रखा था, हॉकी का, हॉकी का आपका यहाँ पर 26% है। कितना है, हॉकी का यहाँ पर साथियों आपका 26% है। उसी तरीके से आपका कितना दे रखा था फिर टेनिस का, टेनिस का यहाँ पर जो है 14% है। दोनों को यहाँ पर आपका यहाँ पर क्या विद्यार्थियों की औसत पूछ रखा था, तो यहाँ पर कुल योग आपका कुल औसत हो जाएगा। तो यहाँ पर 26 और 14 जोड़ेंगे 40 आ जाएगा, 40 आपके 2 आपका 2 है, तो यहाँ पर 2 से डिवाइड कर देंगे, आपका 20%। अब 20% हम निकाल देंगे टोटल आपके विद्यार्थियों की 2800 से, तो आपका 560 यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कह रहे हैं, यदि क्रिकेट खेलने वाले 24 विद्यार्थियों की कबड्डी स्थानांतरित कर दिया जाए तो क्रिकेट और कबड्डी के विद्यार्थियों की संख्या का नया अनुपात क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बात कर रहा है कि आपका क्रिकेट खेलने वालों की संख्या, देखते हैं क्रिकेट खेलने वालों की संख्या कितनी है। तो क्रिकेट खेलने वाले 23% है। कितने, क्रिकेट खेलने वाले यहाँ पर 23% हैं। तो यहाँ पर हम सीधे 2800 का यहाँ पर 23% निकालेंगे, 2800 का 23% निकालेंगे और बटे का 100 कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। 28 का गुणा जब 23 में करेंगे, ये आपका आ जाएगा 644 आ जाएगा साथियों, 644 आ गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पर कह रहा है कबड्डी, कबड्डी, तो कबड्डी देख लेते हैं कितना है। तो कबड्डी हमारा कहाँ पर है, तो कबड्डी में 12% है। कितना, कबड्डी में यहाँ पर हमारे 12% है। अब क्या इसका भी हम 2800 का 12% निकालेंगे, 2800 का फिर हम जो है 12% यहाँ निकाल लेते हैं, बटे का हम जो है 100 कर देंगे, 2 जीरो से जीरो जो 2 जीरो ख़त्म कर देंगे। 28 का जब 12 में गुणा कराएंगे तो ये आपका हो जाएगा 336 आ जाएगा, 336 आ जाएगा। अब देखिए अवशिष्ट अनुपात निकालेंगे किसका। अब इनमें कह रहा है यदि क्रिकेट वाले 24 विद्यार्थियों को कबड्डी में स्थानांतरित की जाए। अब देखिए क्या करेंगे, 644 हैं, 644 हैं। अब इसको माइनस कर देंगे 24, कितना 24 इसमें से माइनस कर देंगे, 4 में से 4 जाएगा 0, 4 में से आपका 4 में से 2 जाएगा, आपका 2 आ जाएगा, आपका 620 ये हो गए। कितने, 620 ये हो गए। अब देखिए 620 ये अनुपात आ गया। अब फिर आपको कितना आया है यहाँ पर, 360 यहाँ पर आया है, 300 कितना आया है, 336 आया है। अब 336 में हम क्या करेंगे, यहाँ भी हम क्या करेंगे, 336 में यहाँ भी हम 24 से यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो देखिए 6 में से 4 जाएगा 2 आएगा, 3 में से 2 जाएगा 1 आएगा, आपका 312 आ जाएगा। तो हमारा अवशिष्ट अनुपात निकल के आ गया 620 और 312। अब इसी को हम जो है काट देंगे। तो यहाँ पर हम काटेंगे,
ये रेशो आपका कटेगा कितना, 31 और आपका 18 से, 31 और 18 से, तो 31 और रेशो आपका 18 बनेगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल हमारा राइट दिखता हुआ चल रहा है। तो यहाँ पर जो है 31 रेशो हमारा 18 आपका राइट हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। कह रहा है कबड्डी खेलने वाले विद्यार्थियों द्वारा निर्मित केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। तो कबड्डी वाले कितने थे, कबड्डी वाले साथियों कितने थे, तो कबड्डी वाले हमारे 12% थे। कबड्डी वाले कितने थे, तो आप जानते ही हैं कि कबड्डी वाले जो हमारे स्टूडेंट हैं वो 12% हैं। तो वो देखिए टोटल जो सर्कल हमारा होता है वह 100% होता है। 100% होता ही नहीं होता है, 100% होता है। तो यहाँ पर 100% होता है और पूरा सर्कल जो होता है 360 डिग्री का होता है। कितना, 360 डिग्री होता है। तो 1 डिग्री का मान हमारा कितना आ जाएगा, आपका 1 डिग्री का मान 3.6 डिग्री आ जाएगा, 3.6 डिग्री आ जाएगा। अब देखिए, या तो आप देखिए एक काम कर सकते हैं, 360 आपका देखिए आपका हो जाएगा 360 और इसमें हम जो है 12 का गुणा करा देंगे। 12 का गुणा 6 दूना 12, 12 के 2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 दूना 12 के 2 हासिल का 1 और उसके बाद 3 दूना 6, एक आपका 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। फिर आपका 6 कम 6, उसके बाद 3 एक कम 3 आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 2 और 7 6 13 के 3, 13 आपका 2 हो जाएगा। 7 6 13 के 3 हासिल का 1 और 3 एक आपका 4 आ जाएगा, यानी यह 43.2 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 12% हमारे कबड्डी खेलने वाले हैं। कितने, अपशिष्ट अनुपात जो कबड्डी खेलने वालों की है वह 12% है, 12% है। तो यहाँ पर देखिए 12% है। अब 100% जो आपका पूरा सर्कल होता है, ये सर्कल जो पूरा होता है वो आपका 360 डिग्री का होता है। तो हम 1 डिग्री का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका 100 का होता है तो 1% का वैल्यू आपका 3.6 डिग्री हो जाएगा। तो बस 3.6 डिग्री को 12 में गुणा करा देंगे तो 43 हमारा 2 आ जाएगा। देखिए 43.2 आपका कहाँ पर है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। यह क्वेश्चन आपको समझ आएगा उम्मीद करता हूँ अच्छी तरीके से। और 74 नंबर है, दिए गए पाई चार्ट के अनुसार अधिकतम संख्या में खेले गए खेल न्यूनतम संख्या में खेले गए खेलों का मध्य अंतर होगा। तो यहाँ पर देखिए अधिकतम खेले गए खेलों की संख्या और जो है अधिकतम खेले गए खेलों की संख्या देखिए कितना है, अधिकतम खेलों गए खेलों की संख्या कितनी है। अधिकतम खेले गए खेलों की संख्या यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा खेला गया है आपका हॉकी, सबसे ज़्यादा साथियों खेला गया है आपका हॉकी। और आपका न्यूनतम क्या खेला गया है, न्यूनतम आपका जो सबसे ज़्यादा न्यूनतम कम खेला गया है वह कबड्डी खेला गया, जिसमें आपका 12 और 26 का रेशो बन रहा है। कितना, 12 और 26 सबसे ज़्यादा खेला गया है हॉकी, उसके बाद सबसे कम खेला गया है कबड्डी। इन्हीं का हम रेशो निकालेंगे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए टोटल विद्यार्थी कितने थे, टोटल विद्यार्थी आपके 2800 थे। हम न्यूनतम वाला निकाल रहे हैं और अधिकतम वाला निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर हम कर देंगे बटे का 100। तो यहाँ पर देखिए 2 शून्य से 2 शून्य काट देंगे। अब यहाँ पर जो है 2 शून्य से 2 शून्य यहाँ पर हम काट दिए। अब देखिए ये आपका कितना आ जाएगा, 28 गुणे 26 करेंगे 728 ये आ जाएगा। ये तो आपके अधिकतम वाले हो गए, अधिकतम वाले हो गए हैं। फिर न्यूनतम वाले निकालेंगे। न्यूनतम वाले 28 गुणे न्यूनतम हमारे कितने थे, न्यूनतम साथियों हमारे 12% थे और आगे बटे का 100 कर देंगे। 2 शून्य से 2 शून्य खत्म कर देंगे। 28 गुणे 12 हमारा कितना हो जाएगा, 28 गुणे 12 हमारे यहाँ पर हो जाएगा 336। पहले भी हमने ये निकाल चुका है स्कोर, ये न्यूनतम वाले हो जाएंगे। अब देखिए बस क्या करना है, यहाँ पर घटा देना है 728 माइनस 336। तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा 8 में से 6 जाएगा, आपका 2 आ जाएगा और ये आपका 9 आ जाएगा। उसके बाद आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 392 अधिकतम और न्यूनतम घटाएंगे 392। ऑप्शन नंबर सी विकल्प हमारा राइट हो जाएगा। आइए अब 75 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टेनिस खेलने वाले और कबड्डी खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या का मध्य अनुपात निकालिए। टेनिस और कबड्डी, तो देखते हैं टेनिस और कबड्डी में कितने कितने लोग हैं। ये कहाँ गया, एक मिनट। टेनिस और कबड्डी, तो टेनिस वाले यहाँ पर 14 हैं। कितना, टेनिस वाले यहाँ 14 हैं और कबड्डी वाले 12 हैं। कितना है, 14 है और 12 हैं। कितना है साथियों आपका, तो यहाँ पर कितने से काटे, 2 से काट दें, 2 सत्ते 14 और 6 दूना 12, 7.6 का बन रहा है। कितना, 7 रेशो आपका 6 का बन रहा है। 7 कहाँ गया,
7 और 6, 7:6 का हमारा बनेगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी विकल्प यहाँ पर राइट हो जाएगा। आइए यहाँ पर देखते हैं आपका क्या दे रखा है। यहाँ पर चार्ट का अध्ययन करें, अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो यहाँ कह रहा है निम्नलिखित तालिका सेटों की बिक्री का वर्षवार वितरण करती है। तो यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा और छोटा कर दें। तो यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर ईयर दे रखा है और यहाँ पर 2002 तक दे रखा है। कह रहा है क्या, देखिए कह रहा है 2001 से, यानी 2001 कहाँ है, 2001 यहाँ पर है। और 2002 में टीवी सेटों की बिक्री में कितने % की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 18,000, उसके बाद आपका 40,000, कितना दे रखा है, 18,000 और 40,000। तो यहाँ पर 40 आपका 40,000 माइनस आपका 40,000 किस में है, तो आपका 2002 में, और 2001 में कितना है, तो आपका 18,000। अब चलिए, अब हमें 1 मिनट थोड़ा सा इधर करके लिखते हैं। तो आपका कितना हो जाएगा, 40,000 40,000 कितना है आपका, फिर आपका माइनस 18,000 बटे का कर देंगे कितना। तो यहाँ पर न्यूनतम आपको निकालना है, तो यहाँ पर फिर आपका हो जाएगा नीचे 18,000। यहाँ किससे कह रहा है, 2001 से 2002 में टीवी में बिक्री में कितने % हैं, तो यानी 2001 से लेना है। तो यहाँ पर 18,000 को हम नीचे 18,000 को यहाँ पर नीचे करेंगे और इंटू में कर देंगे 100 कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर काट देंगे। तो यहाँ पर देखिए 40,000 में से 18,000 घटाएंगे। 40,000 अभी काटते नहीं हैं, चलिए जाने दीजिए। 40,000 में से 18,000 पहले माइनस कर देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा कितना, 22,000, कितना आपका 22,000 ये आपका हो जाएगा। और नीचे आपका हो जाएगा 18,000, नीचे 1 मिनट 3 जीरो हो जाएगा ना 18,000 में। उसके बाद आपका यहाँ पर 100 आपका है, ये भी आपका नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अब हो जाएगा। अब क्या देखिए, 2 शून्य से यहाँ पर 2 शून्य खत्म कर देंगे, 1 शून्य से यहाँ पर 1 शून्य खत्म कर देंगे। अब 18 को 2200 में भाग देंगे, 18 को 2200 में भाग देंगे। तो 18 एकम 18, 18 एकम 18, उसके बाद आपका आपका 2 बार, यानी 122 आपका जो है 2% यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आपका देखिए 122 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए 2001 से 2002 में टीवी सेटों की बिक्री में कितने % की वृद्धि हुई है। तो देखिए यहाँ पर आपकी कितनी, तो यहाँ पर 40,000 की हुई है और 18,000 की हुई है। कितना, 40,000 18,000 का यहाँ पर जो है हम जो है यहाँ से घटा देंगे। और आपकी यहाँ पर कह रहा है ना कि % की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर जो है इनको घटाकर यहाँ पर आपका 22,000 आ जाएगा। और आपका किसके बारे में पूछा है, 2001 के बारे में, इसको नीचे कर देंगे, 100 से गुणा करा देंगे। अब यहाँ पर 40,000 से 18,000 माइनस करेंगे तो 22,000 आ जाएगा। और यहाँ पर आपका देखिए गुणे में आपका 100% यहाँ पर निकाल लेंगे। और नीचे आपका देखिए 2 जीरो से 2 जीरो हमें ख़त्म कर दिया, 1 जीरो से 1 जीरो ख़त्म कर दिया। अब 18 को यहाँ पर 2200 में भाग देंगे तो आपका 122.22% आपका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आएगा। कह रहा वर्ष 1999 और वर्ष 2001 में टीवी सेटों के बिक्री का योग और किस वर्ष बिक्री योग के बराबर है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ। अब यहाँ पर कह रहा है देखिए वर्ष 1999 कहाँ है, वर्ष 1999 यहाँ है। और उसके बाद कह रहा है कि वर्ष 2001 में टीवी सेटों की बिक्री का योग किस वर्ष की योग के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए आपका सबसे पहले आपका यहाँ पर देखें तो आपका 2001 और 2002 में 2001 और 2 में अब देखिए यहाँ पर बात की जा रही है आपका 1999 की और 2001 की। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं नीचे कर दूँ, अब दिख रहा होगा। देखिए अब यहाँ पर देखिए 1999 में कितना हुआ है, 1999 में कितनी बिक्री हुई है, ये आपका 30,000 की हुई है। कितनी, 1999 में जो आपकी हुई है 30,000 की हुई है। उसके बाद
फिर क्या है 2001, 2001 में कितनी हुई है, 2000 में आपका 18,000 की हुई है। कितनी, 18,000 टीवी सीटों की यहाँ पर बिक्री हुई है। फिर देखिए अब इनका योग कर देते हैं, इनको योग कर देंगे, इनको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 48,000 आ जाएगा, 48,000 आ जाएगा, ये आपका 48,000 आ जाएगा। अब 48,000 बिक्री किस में हुआ है, 48,000 की बिक्री किस वर्ष में हुआ है ना, यही पूछ रहा है हमसे। तो 48,000 की बिक्री जो आप यहाँ पर देखिए 1997 में हुई है। किसमें, 1997 में हुई है। ऑप्शन नंबर ए विकल्प यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अब यही आपको क्वेश्चन समझना है, कह रहा वर्ष 1999, वर्ष 1999, उसके बाद फिर कह रहा है कि वर्ष 2001, वर्ष 2001, तो कह रहा है कि हुई टीवी सेटों की बिक्री का योग किस वर्ष की बिक्री योग के बराबर है। तो यहाँ पर 1999 में आपका 30,000 की बिक्री हुई है, 30,000 सेटों की बिक्री हुई है। फिर आपकी 2001 में 18,000 सेटों की बिक्री हुई है। दोनों का योग कर दिया कि 48,000 आ गया। अब आप देखेंगे इसके आपके 1997 के बराबर आपकी जो है 48,000 के बराबर है। तो यहाँ पर 1997 में आपके दोनों मिलाकर जो है टीवी सेटों की बिक्री हुई है, जो है अगर हम जो है यहाँ पर 1999 मिला ले और 2001 मिला ले, इन दोनों को बराबर जो है 1997 में टीवी सीटों की बिक्री हुई है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ए विकल्प राइट हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। आगे है वर्ष किन दो वर्षों के बीच टीवी सीटों का रेट ऑफ चेंज न्यूनतम रहा है। तो यहाँ पर बात करेंगे आपका 78 नंबर में। तो इसको मैं जो, चलिए इसको होमवर्क ले लीजिए, इसको होमवर्क ले लीजिए, ये आपका होमवर्क ले लीजिए। 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूँ। वर्ष 1997 से 2000 तक टीवी सेटों की बिक्री का औसत क्या होगा। ये 2 क्वेश्चन आप जो है 78 नंबर, कौन सा, 78 नंबर और 79 नंबर, ये तो आपको जो है होमवर्क मैं दे देता हूँ। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। उसके बाद मैं यहाँ पर ग्राफ की एक बार देखिए, ग्राफ मैं दिखा देता हूँ। इस ग्राफ का जो है यहाँ पर चार्ट का यहाँ पर जो है एक बार स्क्रीनशॉट लेकर आपको जो है यहाँ पर 78, कौन सा 78 और 79 नंबर यहाँ पर जो है आपको कमेंट करके बताना है। फिर कह रहा है वर्ष 1999 और बिक्री और 2002 में होने वाली बिक्री का अनुपात क्या है। 80 नंबर है। तो यहाँ पर देखिए 1999 में कितना हुआ है, 1999 में अभी मैंने आपको ऊपर नीचे बताया था। तो 30,000 जो है 30,000 टीवी सेटों की बिक्री हुई थी। अब वर्ष 2002 में कितना बिक्री हुआ है, वर्ष 2002 में आप यहाँ पर 40,000, कितना, 40,000 टीवी सीटों की बिक्री यहाँ पर हुई है। तो 4 जीरो से 4 जीरो काट देंगे, 3 आपका 4 रेशो का यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पर देखिए 3.4 हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। आइए 81 नंबर है, तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। तालिका यहाँ पर दे रखा है, कह रहा 100 में से 3 विषयों में 3 छात्र ABC द्वारा प्राप्त अंक आपके यहाँ पर दे रखे हैं। कह रहा सभी विषयों को मिलाकर ए द्वारा कुल प्राप्तांक कितना है। ये आपका कहाँ पर, ए वाला यहाँ पर है, गणित है, विज्ञान है और अंग्रेजी है। तो यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर क्या कह रहा है कि सभी विषयों को मिलाकर ए द्वारा कुल प्राप्तांक कितना है। तो सभी विषय को मिला दें, तो जैसे आपका गणित में कितना, मैथ को मिला दें, मैथ और आपका साइंस, उसके बाद आपका क्या है, इंग्लिश, इन सभी को मिला दें तो मैथ में आपका 88 है। उसके बाद आपका विज्ञान यानी साइंस में कितना, 86 है। उसके बाद आपका इंग्लिश में कितना है, 66 है। इन सभी को मिला दें, इन सभी को हम एक बार जोड़ के देख लेते हैं तो 240 आ जाएगा। कितना, 240 आ जाएगा। अब 240 देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। उसके बाद देखिए फिर कह रहा है यहाँ पर परीक्षा ए और सी के कुल अंकों का अंतर कितना है। जो आपका परीक्षार्थी ए है, उसके बाद सी है, इन कुल अंकों का अंतर कितना है। तो यहाँ पर देखिए हमने जोड़ा था किसका, ए का हमने जोड़ा था तो कितना आया था, ए का हमने जोड़ा था तो 240 आया था। कितना, ए का 240 आ गया। ए भाई साहब यहाँ पर है। उसके बाद कौन है, तो सी का जोड़िए 72 और 68 और 84 को, 72 68 और 84 को जोड़ेंगे सी को, तो सी का कितना आएगा, 224 आएगा। सी का 224 आएगा। अब इनको देखिए आपको अंतर ले लेना है, कितना अंतर ले लेना है। तो यहाँ पर आपका 6 आ जाएगा और यहाँ पर आपको 1 आ जाएगा, यानी 16 जो यहाँ पर है, 16 का यहाँ पर अंतर मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी विकल्प यहाँ पर राइट हो जाएगा।
फिर कह रहा है सभी छात्रों के द्वारा गणित में प्राप्तांक अंकों का औसत क्या है। सभी छात्रों द्वारा गणित में प्राप्तांक जो है यहाँ पर औसत क्या है। तो गणित में कितने कितने हैं, तो 88, 65 और 72 है। 88, 65 और 72 है जो सभी छात्रों का यहाँ पर गणित में प्राप्तांक अंकों का औसत पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए कितना है, 86 है, 1 मिनट, 83 नंबर। तो यहाँ पर देखिए आपको कितना है, 88 है। उसके बाद आपको कितना है, किसका है, कह रहा है सभी छात्रों के द्वारा गणित में प्राप्त अंकों का औसत क्या है। तो 88 है। उसके बाद आपका कितना है, 65 है। 65 के बाद उसके बाद देखिए आपका कितना है, 72 है। यानी कितने लोग हैं, ABC 3 लोग हैं। 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे तो ऊपर वाले को जोड़ेंगे 88, 65 और 72 को, तो ये आपका हो जाएगा 225। कितना, 225 और डिवाइड कर देंगे, 1 मिनट, कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 225 और डिवाइड कर देंगे 3 से। 3 सत्ते 21 और आपको कितना बच जाएगा, आपका 1 बच जाएगा। 3 पचे 15, कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। 75 आ जाएगा। 75 देखिए कहाँ पर है, 75 आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में है। इन सभी छात्रों का गणित में जो प्राप्त अंकों का औसत हो जाएगा वह 75 हो जाएगा। अब फिर देखिए क्या कह रहा है, सभी छात्रों द्वारा विज्ञान में कितने अंक प्राप्त किए गए हैं। अब विज्ञान वालों को हम जोड़ लेते हैं। अब विज्ञान का हमसे रेशो पूछ रहा है, सभी छात्रों द्वारा विज्ञान में आपका पूछा जा रहा है। तो 86 है, 86 है, 74 है, 68 है। इन सभी को जोड़ देंगे, आपका 200 यहाँ पर 28 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 228 आ जाएगा। अब 228 देखिए ऑप्शन किस में है, 228, 228 यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए में है। फिर कह रहा है कि यहाँ पर कि सब छात्र सी ने अंग्रेजी में गणित से कितना प्रतिशत अंक जो है प्राप्त किया है। छात्र जो सी है उसने अंग्रेजी में गणित से कितना प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त किया है। तो यहाँ पर सी द्वारा देखिए, सी द्वारा एक बार हम देख लेते हैं, सी द्वारा। तो सी द्वारा एक बार देखिए गणित से जो है अंग्रेजी में कितना अधिक प्राप्त किया। तो गणित में उसने, अंग्रेजी में उसने कितना प्राप्त किया, तो अंग्रेजी में उसने 84 प्राप्त किया है। और गणित में कितना प्राप्त किया, तो गणित में उसने 72 प्राप्त किया है। तो यहाँ पर देखिए 84 माइनस का 72 और बटे जो है इससे कितना अंक ज़्यादा किया है और इंटू हम कर देंगे यहाँ पर 100। तो यहाँ पर 84 में से 72 जाएगा तो आपका 12 आएगा, नीचे आपका 72 आ जाएगा, इंटू 100 कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 12 छक 72 और 6 को जब 100 से डिवाइड करेंगे 16 सही 2/3 आ जाएगा, 16 सही 2/3 आ जाएगा। अब 16 सही 2/3 देखते हैं क्या ऑप्शन में, 16 सही 2/3। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी 85 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए एक और ग्राफ देखते हैं। कह रहा है नीचे तालिका का 5 विभिन्न राज्यों द्वारा दिए गए मक्के के उत्पादन का कुल उत्पादन का परसेंट के रूप दर्शाता है। प्रत्येक राज्य केवल मक्का और चावल का ही उत्पादन करता है। चावल के 3 प्रकार के हैं, R1, R2, R3 हैं। और ये तालिका R1 के प्रकार के चावल का उत्पादन कुल चावल के उत्पादन के परसेंट के रूप में दर्शाता है। R2, R3 प्रकार के चावलों के अनुपातों को दर्शाता है। प्रत्येक राज्य द्वारा कुल उत्पादनों का जो है यहाँ पर प्रत्येक राज्य यहाँ पर 62,05,000 जो है उत्पादन करते हैं। चलिए एक बार यही वाला देख लेते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि मई 2025 में, कब, मई 2025 में, 1 मिनट यहाँ होगा ना, ये तो आपका ग्राफ है। चलिए छोड़ देते हैं इसको, कोई नहीं, जाने दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपका ग्राफ नीचे दे रखा है और क्वेश्चन आपके ऊपर पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर चलिए थोड़ा सा एक बार करंट हम देख लेते हैं। कह रहा है कि 91 नंबर, कह रहा है कि यहाँ पर मई 2025 में जो है 22वां भारत टेलीकॉम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये साथियों अगर बात करें 91 की, तो ये आपका किया गया था कहाँ पे, तो ये आपका किया गया था नई दिल्ली में। कहाँ पर, मई 2025 में दूरसंचार उपकरण सेवा निर्वात परिषद दूरसंचार विभाग का सहयोग 22वां टेलीकॉम जो है आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया था। मई 2025 में 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 जो है कहाँ आयोजित किया गया। तो ये जो है आपको साथियों किया गया था नई दिल्ली में, ये भी इसका भी आयोजन किया गया था। आइए आगे देखते हैं। आगे आपका मई 2025 में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला है। तो ये कौन थे, तो एयर मार्शल आपके नरदेश्वर तिवारी। कौन थे, मई 2025 में एयर मार्शल नरदेश्वरी तिवारी ने भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है। आइए 94 नंबर देखते हैं। 94 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का जो 123वां है वह सदस्य कौन सा देश बना है। तो ये देश जो आपका बना है
उत्तरी सूडान बना है। कौन बना है? उत्तरी सूडान। डी है नंबर, है ना, 94 नंबर है ना। देखिए 94 का आप हो जाएगा आपका अंगोल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अंगोल यहाँ पर जो है 123वां सदस्य बना है। 95 नंबर है, मई 2025 में किस आपके कंजर्वेटिव नेता को जर्मनी का नया चांसलर चुना गया है? तो ये कौन थे? तो फ्रेडरिक मर्ज थे। कौन थे? फ्रेडरिक मर्ज। फ्रेडरिक मर्ज जो है यह रूढ़िवादी नेता फ्रेडरिक मर्ज को जापानी का नया चांसलर नियुक्त किया गया है। आगे देखिए मई 2025 में आपका उल्लास यानी उल्लास नववर्ष साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य किसे घोषित किया गया है? 96 नंबर की बात करेंगे तो ये जो आपका साथी हो जाएगा मिजोरम को। कौन? मई 2025 में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय मिजोरम को पूर्ण साक्षर राज्य का यहाँ पर दर्जा प्रदान किया गया है। कह रहा है कि 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2025 को की थीम क्या थी? थीम भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थीम आपकी पूछी जा सकती है। तो यहाँ पर 97 की बात करेंगे, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, ये जो थीम थी। आइए आगे देखते हैं, आगे बस 2-4 क्वेश्चन और बचे हैं। कह रहा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता दौड़ डायमंड लीग 2025 में भारतीय क्रिकेट नीरज चोपड़ा ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इन्होंने जो स्थान प्राप्त किया वह द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। और आगे देखिए 99 नंबर कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि मई 2025 में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के स्थान पर भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है? तो ये कौन थे? न्यायमूर्ति आपके भूषण रामकृष्ण गवई थे। लास्ट प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 100 नंबर ये आपका मनाया जाता है 11 मई का। तो आपको 48 और कितना था, आपको 49 नंबर के क्वेश्चन का आपको कमेंट बॉक्स में आपको पाई चार्ट का यहाँ पर जो है क्वेश्चन में उत्तर देना है। तो चलिए यहाँ तक आज की क्लास ख़त्म करते हैं। क्लास कैसी लगी और कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। तो चलिए आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।